तो सर ये इसमें ऑर्डर बताना है, करेक्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद में कंक्लूड करेंगे। ये एग्जांपल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसके बिहाफ से। तो जो कंक्लूजन है इसका बेटा वो आपको बस ध्यान में रखना, राइट, अदरवाइज आपको रेट याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर विभोर और दिवांश बेटा? ऑर्डर बताना है ना इनमें। ऑर्डर बेटा नहीं, ऑर्डर बताना नहीं है बेटा, मैं कुछ और कंक्लूड करना चाहता हूँ, तो उसमें भी आपको ऑर्डर नहीं बताना है, ठीक है ना। हम कुछ और कंक्लूड करना चाहते हैं, वो डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है बेटा। ओके सर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, ठीक है, इससे यहाँ पे हम कुछ कंक्लूड करेंगे, वो देखेंगे, राइट। सर स्क्रीन ही टर्न ऑफ हो गई है। एक सेकंड बेटा, तो अगर हम देखें बेटा, इससे कंक्लूड करना चाहें हम लोग, तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो देख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है बेटा कि अगर आप देखें यहाँ से, ठीक है ना, कि कोफिशिएंट का, ठीक है ना, कुछ भी लेना देना नहीं है किसके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कहने का ये मतलब है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, देखिए कंक्लूजन देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट देखिए order of reaction, ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट, order of reaction does not depends upon, order of reaction does not depend upon, does not depend upon stoichiometric coefficient, does not depend upon stoichiometric coefficient, SC करके लिख दीजिए, stoichiometric coefficient, STOICHIO, stoichiometric coefficient, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर हम लास्ट रिएक्शन देखें तो यहाँ पे ऐसे लगता है, ठीक है ना, कि इसका भी कोएफिशिएंट 1 था, इसका भी कोएफिशिएंट कितना 1 था, और इसके पावर में भी क्या है 1 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है
कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कोफिशिएंट के एक पर हो भी सकता है और नहीं। देखिए सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे order of reaction may or may not be equal to order of reaction may or may not be equal to may or may not be equal to stoichiometric coefficient stoichiometric coefficient clear। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है राइट, कि वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट के इक्वल हो, द रिएक्शन whose order of reaction is equal to क्या stoichiometric coefficient, such reactions are known as simple reaction। क्या कहेंगे, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या क्या कह सकते हैं हम, एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो अगर आपसे इसमें से पूछे कौन सी रिएक्शन है जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, इन आउट ऑफ 5 आंसर क्या है, लास्ट। क्योंकि लास्ट वाले में क्या है, जो कोफिशिएंट है वही क्या है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कोफिशिएंट है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिखेंगे बेटा इसको, लिखेंगे द रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिएक्शन whose order of reaction the reaction whose order of reaction is equal to stoichiometric coefficient, the reaction whose order of reaction is equal to stoichiometric coefficient, such reactions are called as such reactions are called as such reactions are called as that a simple reaction। क्या कहेंगे बेटा, such reactions are called as simple reaction or elementary reaction or elementary reaction और बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, वो रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन यहाँ पे मैंने बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हुई है, तो अगर रिएक्शन देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट का कुछ भी लेना देना नहीं किससे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 है, किसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, उसका 0 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। अगर आप सारी रिएक्शन देखो तो यूजुअली क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोफिशिएंट पे लेना देना नहीं, मतलब ऑर्डर कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। कोफिशिएंट के एक पर हो भी सकता है या नहीं भी, यहाँ पे देखते हैं अगर 1 1 है तो यहाँ भी कितना है, 1 और 1, तो हो भी सकता है और नहीं भी। वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर इज इक्वल टू साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप, ठीक है राइट। तो क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए फोर्थ पॉइंट बेटा, कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आप देखिए ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑर्डर कुड बी एनीथिंग, लिखेंगे फोर्थ पॉइंट बेटा, लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी
can be positive or negative integer, positive integer, comma negative integer, positive integer, comma negative integer, comma fraction or zero, fraction और zero. सर सीधा रेशनल नंबर ही बोल दो ना, क्या कह रहे हो दिवांश? सीधा रेशनल नंबर ही बोल दो। हाँ ऐसे कह सकते हैं बेटा, ठीक है राइट। तो 4 पॉइंट है बेटा ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेरिमेंट। तो लिखेंगे ऑर्डर will always be calculated, order will always be calculated experimentally, order will always be calculated experiment. क्लियर है राइट। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आगे जाके यूज करेंगे इसको, ठीक है। ये क्या है बेटा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में बेटा रिएक्टेंट भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है राइट, प्रोडक्ट भी आ सकता है, और यहाँ पे अगर आई माइनस देखें तो आई माइनस के लिए कैटलिस्ट होता है। तो क्या क्या आ सकता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में? रिएक्टेंट अपीयर हो सकता है, प्रोडक्ट अपीयर हो सकता है, या कैटलिस्ट अपीयर हो सकता है। क्या अपीयर नहीं होगा? वो है इंटरमीडिएट। जो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है बेटा वो कभी भी अपीयर नहीं होगा इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर आपसे ऐसे पूछ ले क्यों, तो क्या क्या रीजन देंगे हम? व्हाई? सर बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है इसलिए। हाँ, तो हम क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो बनता है और तुरंत क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है दूसरे रिएक्शन। सो दिस मींस क्या होगा, वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट तौर पे अपीयर नहीं होता है, इसीलिए कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होगा इसमें रेट का एक्सप्रेशन में। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि आगे जाके हमें मैकेनिज्म पढ़ना है रिएक्शन, ठीक है। तो लिखिए बेटा लास्ट पॉइंट, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, in rate law expression, in rate law expression RLE, reactant comma product, reactant comma product or catalyst can appear, can appear, can appear, but intermediate, but intermediate will never appear in RLE, but intermediate, intermediate, इंटरमीडिएट समझते ना बेटा, जैसे अगर आप कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, है ना, ए से ये आपके पास कंप्लीट रिएक्शन है, ए से बी, जो आपने मैकेनिज्म लिखा तो ए से सी बना बेटा, और सी से क्या बना? डी बना। तो इसमें इंटरमीडिएट कौन है? सी, क्योंकि सी बना और सी फिर क्या हो गया? कंज्यूम। तो पहले रिएक्शन में बनेगा और दूसरे रिएक्शन में क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, वो कभी भी यहाँ पे नहीं है। क्लियर है राइट। और एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या अगर हम आप इन चारों रिएक्शन में पांचों कोई आपको ऐसे रिएक्शन गिवन है, क्या आप देख के बता सकते हैं कि वो एलिमेंट्री है कि नहीं है? क्या हम अगर आपको ऐसी चार रिएक्शन दे दी जाए ऑप्शन में और पूछा जाए कौन सी एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या हम बता सकते हैं उसको कि कौन सी एलिमेंट्री है? सर ऑर्डर देख लो सीधा। हाँ, तो कहने का मतलब ये तो कभी गिवन होगा नहीं। अगर इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, रेट ऑर्डर कोएफिशिएंट के बराबर होगा, बट ये पता लगाने के लिए कि वो एलिमेंट्री है कि नहीं है, आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। जब तक आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसकी पावर क्या है। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर ये पता चलता है बच्चों कि क्या है, कि इसका जो ऑर्डर है वो इसके कोएफिशिएंट से मैच कर रहा है, तब हम बोलेंगे क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम देख के कभी नहीं बता सकते कि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं। इसे लिख देंगे बेटा, टू नो वेदर रिएक्शन इज एलिमेंट्री और नॉट, टू नो वेदर रिएक्शन इज एलिमेंट्री और नॉट, we have to perform experiment, we have to perform experiment,
to know whether reaction is elementary or not, to know whether reaction is elementary or not, we have to perform क्या बेटा experiment. हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। क्लियर, तो ये पॉइंट को याद रखना है क्योंकि आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है राइट, तो इसका मतलब क्या है बेटा, मेन काम है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता जाएगा तो हम उसका आर है ई या रेट लॉ भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो लिखिए बेटा मेथड्स टू फाइंड एडिंग लगाएंगे, एडिंग मेथड्स टू फाइंड रेट लॉ, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, methods to find order of reaction, methods to find order of reaction। तो पांच तरीके होता है, 5 मेथड्स हैं जिससे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, एक एक करके हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट है बाय यूनिट ऑफ के बेटा, हमने कल एक ही यूनिट डिफाइन करी थी, उसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर। दूसरा बेटा ग्राफिकल मेथड, तीसरा बेटा इनिशियल रेट लॉ, फोर्थ बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और 5 बेटा हाफ लाइफ मेथड। क्या है, हाफ लाइफ मेथड। तो क्या है बेटा, देयर आर 5 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द यूनिट ऑफ के बेटा, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला है बेटा यूनिट ऑफ के, दूसरा ग्राफिकल मेथड, थर्ड इज इनिशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ। ठीक है, इसके 3-4 सालों से बेटा लगातार क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, लगातार आ रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है राइट, ये बहुत इजी है राइट, क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट मतलब आ ये भी रहा है, क्वेश्चन लगातार आ रहा है, जब से एनडीए या सीबीएसई पेपर कंडक्ट करवा रहा है तब से लगातार पूछा जा रहा है। बट अगर हम पूछे, अगर आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सबसे क्लियर। तो जो हमने शीट दी थी बेटा उसमें काफी क्वेश्चन है इसके इनिशियल रेट लॉ के। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन नहीं किए थे आपसे करने के लिए, कुछ ही क्वेश्चन कैसे करने के लिए, क्योंकि उसमें इसके क्वेश्चन भी थे। ठीक है राइट, तो अगर हम आज ये कल कंप्लीट कर लेते हैं तो हम फिर कल आप इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इसको, फिर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। विभोर क्लियर है बेटा, विभोर आपको क्लियर है? करेक्ट, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बाय यूनिट ऑफ के, क्या है, बाय यूनिट ऑफ के, बाय यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था बच्चों, R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखा है, और रेट लिखा था बेटा हमने मोल पर लीटर और इनटू टाइम, और ये लिखा था बेटा K सिर्फ क्या लिखा था, मोल पर लीटर की पावर में बेटा n। दिस इज K की यूनिट लिखी थी हमने मोल पर लीटर 1 माइनस n इनटू कितना बेटा टाइम इनवर्स। ठीक है राइट, लिखेंगे बेटा,
नहीं बता 1 माइनस ठीक है बेटा। तो जीरो ऑर्डर के बच्चों क्या करेंगे, क्या करेंगे जीरो। तो यूनिट क्या वैल्यू होता है कि जीरो मोल लेटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होता है के मोल लेटर इनवर्स और क्या होता है जीरो ऑर्डर। दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, टू ऑर्डर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर इन योर सिलेबस बेटा। एक जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर। तो दो ऑर्डर हमें बहुत अच्छे से करना है, एक जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर भी हम करेंगे, ठीक है राइट। कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है सेकंड ऑर्डर का, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, और उसमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? डी है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n इक्वल टू कितना होता है 1। तो जब n इक्वल टू 1 डालेंगे हमें क्या रहेगा, k इक्वल टू मोल अपॉन लीटर कितना 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स एरिया। तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे के पास, k इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा, 0 पुट कर देंगे 1, 0 जाएगा सिर्फ क्या आएगा टाइम इनवर्स आएगा। तो अगर ऐसे यूनिट गिवन है k की, ठीक है ना, पर मिनट, इसका मतलब क्या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। सी बेटा, अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, 2। क्या पुट करेंगे 2। तो इससे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार लीटर, और क्या हो जाएगा बेटा मोल 8 वर्स और टाइम इनवर्स। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, वो ऑर्डर नहीं देता है, यूजली वो कम बताता है ऑर्डर। क्वेश्चन में ऑर्डर कभी मतलब मोस्टली गिवन नहीं होता है। वो ऐसे बोलेगा कि k की वैल्यू, ये कोई रिएक्शन है, इसकी k की वैल्यू ऐसे है 2 पर मिनट, ऐसे भी पढ़ेंगे। इसमें आप समझ लेंगे ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको k की वैल्यू जो गिवन होगी उसके वैल्यू के साथ हमेशा क्या गिवन होगा, यूनिट गिवन होगा। तो यूनिट को देख के बता सकते हैं कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट है कि सेकंड है कि जीरो। क्लियर है राइट। So this is the first method, by seeing the unit of k we can find the order of k beta reaction. Okay, let's get pehla method. सेकंड मेथड था बेटा ग्राफिकल मेथड। सेकंड क्या है, ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड। लेट्स फॉर बेटा यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, टाइम लिख रहा हूं और यहां कंसंट्रेशन लिख रहा हूं राइट। लेट्स सपोज हम एक टेबल बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम क्या नोट करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन करना चाहते हैं। लेट्स सपोज टाइम t इक्वल टू 0 या t नॉट पे अगर मैं कहता हूं, ठीक है राइट, कंसंट्रेशन कितनी थी, c नॉट इनिशियल, ठीक है राइट। जब t1 कंसंट्रेशन, t1 टाइम तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, c1। जब टाइम t2 का तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, c2। टाइम जब t3 का बेटा तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, c3। टाइम जब t4 का तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, c4 एंड सो। कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आपको क्या करना है, उसकी कंसंट्रेशन नोट करते जाना, ठीक है ना राइट। एक रेगुलर इंटरवल टाइम। अगर मैं यहाँ पे आपसे रेट पूछता हूँ, तो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो इसका रेट कितना होगा, c1 माइनस c2 सॉरी c0 अपॉन t1 माइनस क्या बेटा t0। यही होगा ना, डेल्टा सी अपॉन क्या बेटा डेल्टा टी। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, r1, क्या लिख रहा हूँ, r1। क्लियर है। अगले वाले को क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना बेटा
R, इसको लिखने बेटा तो क्या लिखेंगे C4 माइनस C3 अपॉन कितना बेटा T3 माइनस कितना T2, सॉरी T4 माइनस T3, बीच में रह गए इसको लेना हमें, तो ये इसको लिखें तो क्या बेटा C3 माइनस C2 अपॉन T3 माइनस T2, ये कितना बेटा R3 होगा, और अगर इसको लिखना चाहें तो C4 माइनस C3 अपॉन T4 माइनस T3 बेटा कितना हो जाएगा R। क्लियर है, राइट, ठीक है, तो नोट कर देंगे बेटा फटाफट। क्लियर है, तो अगर आप देखें ठीक है, मैं R इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा, R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखा था N, यही लिखा था, ठीक है, सो दिस मींस क्या है, यहाँ में रेट, ठीक है, राइट, वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या है, R1 वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो अगर ग्राफ कुछ ऐसा आता है, रेट हमने कैलकुलेट कर लिया, कंसंट्रेशन में पता है, तो अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करता हूं और ग्राफ अगर ऐसा आता है तो क्या बता सकते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सर 1। कितना हो जाएगा 1, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx, है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया ना, पासिंग थ्रू क्या बेटा ओरिजिन, तो दिस मींस क्या हो जाएगा, इसके लिए n इक्वल टू कितना हो गया 1, r इज इक्वल टू k क्या हो गया कंसंट्रेशन, तो हम कहेंगे क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बेटा 1, if the graph between rate and concentration is passing through origin straight, clear, अगर मैं यही ग्राफ प्लॉट करता हूं रेट वर्सेस क्या बच्चों कंसंट्रेशन का, ठीक है ना, और ग्राफ कुछ ऐसा आता है तो हम क्या कहेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर 0। तो इस केस में r इक्वल टू क्या बेटा सिर्फ 1 के बराबर है, क्योंकि यहां पे जो ऑर्डर है n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नोट कर लीजिए। सर ऐसे ग्राफिकल मेथड से तो हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक का रिएक्शन ही बता सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा दोबारा बोलिए। ग्राफिकल मेथड से हम हाँ मैक्स टू मैक्स जो है वो सेकंड ऑर्डर तक का रिएक्शन नहीं डिटरमाइन। बेटा बता तो सकते हैं, एक्चुअली क्या है बेटा ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, अगर आप देखिए है ना, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हम तो बार बार ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, तो इसके काफी डिसएडवांटेजेस है या लिमिटेशन है इस मेथड, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखवा दूंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी दिमाग से, ठीक है, राइट, और फिर हम आगे वाले मेथड पे जाएंगे तो इसकी प्रॉब्लम को वो रिमूव करेगा बेटा, ये सॉल्व करेगा। सर एक्चुअली ग्राफ वाला मेथड समझ तो आ गया, बट क्या कह जैसे रहे हैं? जैसे मैं कह रहा हूँ ग्राफ मेथड समझ तो आ गया, बट जैसे हाँ जैसे आगे बढ़ता जाएगा अपना ग्राफ भी तो कॉम्प्लेक्स नहीं होता बेटा ये क्या है एक्चुअल में, क्या है जो ग्राफिकल मेथड है ना वो हमारे पास क्या है आपके स्कूल में तो आ सकता है, बट यूजुअली उसमें तो आएगा नहीं, उसमें एमसीक्यू में तो ये आपको दे देगा ग्राफ बना के दे देगा,
और पूछेगा कि बताइए ऑर्डर क्या है। बट सॉल्व करने के लिए वो स्कूल में आ सकता है कि आप दे दे और कोई पूछे कि बताइए कि आपको डाटा दे दे और रेट दे दे। और एमसीक्यू में भी ऐसे बना सकता है, वो क्या करेगा, डाटा दे देगा टाइम और इसका, और बोलेगा बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आपको बार बार देखना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, इसका जो स्लोप रहेगा, अगर स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट आ जाएगा, इसका मतलब आप क्या हो गया, ऑर्डर क्या है, वन ऑर्डर। ये डेल्टा टी बाई ये स्लोप ही तो था, है ना, राइट। तो क्या था, ऑर्डर सेम हो जाएगा, लेकिन इसकी लिमिटेशन है वो भी देखेंगे बेटा। लेट्स सपोज, राइट, लेट्स सपोज क्या है, अगर पहला में ये ग्राफ आया ना, ये ग्राफ आया, और हमें सेकंड ऑर्डर चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे। सर वो सेकंड वाला तो पैराबोला टाइप होगा ना, पैराबोलिक पैराबोला होगा। टाइप होगा, और देखिए यहाँ उसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सर बट मैं वही कह रहा था, अब सेकंड ऑर्डर तक तो आ गए, चलो तब तो हमने पहचान लिया कि ठीक पैराबोला है, हो जाएगा फिर हाइपरबोला। देखिए आप देख देख अब बता रहा हूँ, दिमाग बस वेट करो बेटा। मैंने क्या किया, नेक्स्ट पहला और दूसरा ग्राफ नहीं आया, और मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, एक और कॉलम बनाया जहां पे लिख दिया कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे लिखा मैंने सी नॉट का स्क्वायर, यहाँ सी वन का स्क्वायर, यहाँ सी टू का स्क्वायर, सी थ्री का स्क्वायर और सी फोर का स्क्वायर, ऐसे कर दिया। और मैंने अब क्या किया, मैंने फिर से ग्राफ प्लॉट किया, इस बार ग्राफ में प्लॉट किया गया, वो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया। क्या करा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया। तो अगर ये ग्राफ का गया फिर से स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर आ कैसे आ सकता है स्ट्रेट क्या लाइन, कह रहे हो, स्ट्रेट लाइन कैसे आ सकता है। स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता, अगर आप सोचो ना, ठीक है, राइट, थोड़ी मैथ्स पे समझो बेटा, आप मैथ्स लगाइए, y इज इक्वल टू mx, और मैंने रेट लिखा था बेटा r इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर को ही मैंने y एक्सिस मान लिया, इस पूरे स्क्वायर को ही मैंने y एक्सिस सॉरी x एक्सिस मान लिया, और रेट को y एक्सिस पे था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ फिर से क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू mx, मैंने ये जो स्क्वायर वाला था उसी को y एक्सिस x एक्सिस कर दिया, बात समझे, आपने तो इसका हमने फंक्शन बाद कंसंट्रेशन में का डिफाइन स्क्वायर कर किया। दिया। अब मैंने स्क्वायर वाले को ही x एक्सिस मान लिया, तो ग्राफ क्या आना चाहिए, अगर लीनियर आता है तो इसमें ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया इसमें। हाँ तो अगर स्ट्रेट आएगा तो अगर ऐसे आ गया तो इसमें फिक्स ऑर्डर का जाएगा। बट हम बार बार ट्राई करेंगे, जीरो ऑर्डर तो हमें पहली बार में पता चल जाएगा। जब आप वैल्यू पुट करोगे आर वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर पहले ही वो पैरेलल टू एक्सिस आ गया तो जीरो तो पहले ही पता चल गया, ठीक है। हाँ वो जीरो की केस, तो इसका ना हमें स्क्वायर तो करने की तब जरूरत पड़ेगी जब हम एक एक करके चेक कर रहे हैं। जीरो नहीं आया, फर्स्ट नहीं आया, तो हम किधर गए, फिर सेकंड की तरफ गए, ठीक है। अब अगर सेकंड भी नहीं आया और मुझे थर्ड ऑर्डर चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और जब क्यूब करेंगे तो इस बार प्लॉट कंसंट्रेशन किसका प्लॉट करेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस आर वर्सेस कंसंट्रेशन का क्या, क्यूब। और फिर से अगर क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, राइट। सेकंड ऑर्डर के लिए लिखेंगे बेटा, थर्ड ऑर्डर चेंज। सर ये तो फिर हमने फंक्शन ही खुद से डिफाइन करा है ना, कि हम क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर को, मतलब जो भी कंसंट्रेशन का हाँ जी स्क्वायर। बिल्कुल, हाँ मैंने एक्स स्क्वायर को ही या उसको एक एक्स एक्सिस मान लिया, रादर देन प्लॉटिंग अ पैराबोला, क्योंकि पैराबोला हमें पैराबोला बनाने में दिक्कत क्या थी, क्योंकि आपको पता नहीं उसका स्लोप कहाँ पे चेंज हो जाए। कर्व का ग्राफ हमें काफी तो सिर्फ 4 वैल्यू बनाई ना, लेट्स सपोज सर मैं क्या छठे वैल्यू पे उसका ग्राफ चेंज हो जाए, स्लोप चेंज हो जाए, हमें क्या पता। तो सर इसीलिए क्या होगा, इसमें हमें पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब उसका स्लोप चेंज
नहीं होगा, चाहे 4 में है चाहे मैं 10 में करूं। पैराबोला का क्या करें, अगर हमें कर्व बनाना है, देखिए अगर मैं कंसंट्रेशन करता हूं तो आप ये लिखते y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, या y इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4x y, ऐसे करते हैं। सो आप पैराबोला बनाते हैं। अब पैराबोला आपके पास पता नहीं है कहां पे इसको एक कर्व बनाने के लिए हमें फाइनाइट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वी डोंट नो कि कहां पे कर्व कैसा हो रहा है, ये ऐसे शार्प हो रहा है, ये बहुत ग्रेजुअल जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। सो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा, फंक्शन जो कंसंट्रेशन स्क्वायर था उसी को मैंने क्या मान लिया, x एक्सिस मान लिया और ग्राफ प्लॉट कर लिया। सो दिस मींस क्या है, अगर r वर्सेस देखिए कंसंट्रेशन का क्या है स्क्वायर, तो ये क्या है y है और ये k, और इसको मैंने क्या मान लिया x। तो अगर ये ग्राफ क्या आता है स्ट्रेट लाइन आता है एंटी ऑर्डर ऑफ रीजनिंग। सिमिलरली क्या होगा, आप ऐसे 3 के लिए कर सकते हैं, क्यूब करेंगे तो 3 के लिए क्या करोगे, कंसंट्रेशन का क्यूब करोगे और ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ कंसंट्रेशन का क्या रखोगे, यहाँ स्क्वायर रखा, वहां पे क्या देंगे क्यूब। क्लियर है सर बट ये तो बड़ा अजीब सा मेथड है, क्योंकि इसमें तो अजीब बार सा बार मेथड डाल है के देखना बिल्कुल। पड़ेगा। तो इसका लिखिए बेटा, इसकी लिमिटेशंस लिखेंगे, इस मेथड की लिमिटेशन लिखेंगे, बिल्कुल हाँ अजीब सा मेथड है, मैं मानता हूँ ये अजीब सा मेथड है, इसीलिए तो सेकंड मेथड पढ़ने अगले मेथड की जरूरत पड़ी। अगर यही परफेक्ट होता तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। 5 मेथड है ना, ये तो अभी दूसरा ही है, ठीक है राइट। क्लियर, तो आप समझ सकते हैं ये मैंने इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोला था राइट, बट क्वेश्चन आ सकता है तो बस हमें थोड़ा आइडिया है, ठीक है राइट। तो लिखिए देखिए बेटा, इट इज एन हिट एंड ट्रायल मेथड, लिखेंगे लिमिटेशन में ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, it is hit and trial method, it is hit and trial method, पहली बात होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखिए कि अगर r इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लिखते k, लेट्स सपोज a b ऐसे होता तो यहाँ लिखते a और यहाँ लिखते b, यहाँ n और m। अब वहां पे तो एक ही कंसंट्रेशन थी, अगर यहाँ पे दो स्पीशीज आ जाए रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो अब ग्राफ प्लॉट करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो आ गए हम। तो अब कैसे करेंगे, तो इसका मतलब वो जो मेथड था वो यूजफुल तब था जब सिर्फ क्या होगा, r इज इक्वल टू सिर्फ a की पावर क्या लेना होगा n, जब एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है या एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व है जिससे रेट लॉ। लेकिन जब एक से ज्यादा होगी तो वो मेथड और भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दिस मींस क्या होगा, जब एक से ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व होंगे तो ग्राफिकल मेथड सुटेबल नहीं। तो लिखेंगे व्हेन मोर देन वन, when more than one species when more than one species are appearing in rate law, when more than one species are appearing in rate law, then graphical method is not suitable, then graphical method is not suitable, then graphical method is not suitable। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो थर्ड मेथड है तो लगातार क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। हाँ दो पिछले में तो जब से देख रहा हूँ पिछले 3, ठीक है हाँ टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है राइट। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड बेटा लगातार आ रहा है और बहुत इजी है ना, और गारंटी है कि ये क्या करेगा, बोर्ड में तो आएगा ही है, चाहे जेई में अगले साल आए ना आए, काफी साल से आ रहा है, बट बोर्ड में तो आएगा ही है, 3 नंबर या 4 नंबर का आते ही है, ठीक है।
तो देखिए ये क्या है बेटा, इसको समझते हैं। लेट्स सपोज क्या है, हमारे पास कोई रिएक्शन है, लेट्स सपोज A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट। क्या है, A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है राइट। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, R इज इक्वल टू A टू द पावर P B टू द पावर Q और C टू द पावर क्या होगा R, ठीक है राइट। ऐसा हमने रेट का लिखा। A टू द पावर क्या होगा, P ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या A, B ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या Q, सॉरी Q ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B और R है बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या C, ठीक है। अब इस मेथड में क्या करते हैं बेटा हम, ठीक है राइट। लेट्स सपोज क्या है आपके पास, हमारे पास P है A B और क्या C। हम क्या करते हैं इस मेथड में, हम दो को की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं। क्या करते हैं, दो की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं और एक की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस मेथड में क्या करते हैं, अगर तीन चीजें आ रही है तो दो को आप कांस्टेंट करोगे, सिर्फ किसको चेंज करोगे, एक को, ठीक है। तो पहले केस में क्या हुआ, लेट्स सपोज हमने क्या करा, फर्स्ट केस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने क्या करा बच्चों, कंसंट्रेशन बी और सी की क्या कर दी, कांस्टेंट। और हमने देखा कि जब मैंने कंसंट्रेशन ए की क्या करेंगे था, डबल कर दी, तो रेट 4 टाइम्स हो गया। तो रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, हमने ऑब्जर्व किया। तो दिस मींस हम क्या बता सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बेटा। तो पी की वैल्यू कितनी है, 2। पी की वैल्यू कितनी है, 2। अगले केस में क्या करेंगे हम, हमने अगले केस में किया, ठीक है, कि हमने क्या करा, कंसंट्रेशन ए और सी की क्या करी बेटा, कांस्टेंट कर। और कंसंट्रेशन क्या करा, बी को मैंने क्या करा, डबल कर दिया। बी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो इस बार जो रेट है कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट क्या रहा, सेम रहा। तो रेट क्या रहा, सेम रहा। तो इस केस में बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, 0। कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट केस में सी में हमने क्या किया, कंसंट्रेशन किसका बेटा, ए और बी का क्या करा, कांस्टेंट किया और सी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और सी को मैंने जब डबल किया तो रेट देखा, रेट भी डबल हो गया। तो आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1। ठीक है। सो दिस मींस अगर मैं अब रेट का लिखना चाहूंगा तो व्हाट इज द रेट का बेटा, आर इक्वल टू क्या आएगा, ए टू द पावर कितना, 2, बी टू द पावर क्या था, 0 और सी टू द पावर कितना, एंड ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्डर या ओवरऑल 2 + 0 + 1 कितना हो जाएगा। तो सर इस मतलब मेथड में यही करते जैसा हैं, काम हम पार्शियल डेरिवेटिव में करते हैं उसी से मिलता जुलता। वो इंटीग्रेटेड, जो पार्शियल है वो इंटीग्रेटेड है बेटा। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कंसंट्रेशन है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ और इनिशियल रेट देख रहा हूँ। रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या है यहाँ पे जो आपको डाटा गिवन होगा बेटा वो इनिशियल डाटा है। तो हम जो कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं वो इनिशियल कंसंट्रेशन कर रहे हैं जो टाइम t = 0 पे गिवन। तो जब मैं इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं तो जो रेट भी निकलेगा वो इनिशियल रेट ही निकलेगा। इसीलिए जो मेथड है वो इनिशियल रेट मेथड, ठीक है राइट। सो क्या करना है हमें यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करनी है, दो को कांस्टेंट रखे, एक को चेंज करके, और हमें इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है राइट। और अगर उसके वेरिएशन से वो कैसे चेंज हो रहा, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने से वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पता चलेगा, हाँ ये एक्सपेरिमेंट ही है बेटा, वो एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है राइट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए ठीक है, इनिशियल रेट हम निकालेंगे कैसे, हाउ वी कैन फाइंड द रेट एट टाइम t = 0।
कौन बताएगा? सर प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन है उसको 0 रख दो। प्रोडक्ट की तो आई ही नहीं, वही कह रहा तभी हूँ ना। कैसे लिखेंगे हम? हाउ वी कैन फाइंड दिस आर? कहते हैं, कौन बताता है? डी बाई डी टी करते हैं। तो इनिशियल पे तो रेट कांस्टेंट, मतलब इनिशियल तो कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट दे दी, इसको जीरो मत होने करते। इनिशियल तो वैल्यू जीरो ही कांस्टेंट ही रहेगी। तो जब आप किसी डी बाई डी टी पे करोगे, फिर वहां पे लिमिट लगाओगे, एक्स टेंडिंग्स टू का पे जीरो। देखिए क्या है बेटा, हाँ कैसे करेंगे, मैं आपको आप कैसे करते हैं, इनिशियल रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने बीटेक में काफी किया है, क्योंकि बीटेक में हमारे पास एक चैप्टर था, एक वो चैप्टर का नाम पूरा एक वो था, एक कोई सब्जेक्ट था हमारे पास, उसको बोलते थे सीआरई, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों की सप्ली आया करती थी उस चैप्टर, बहुत मुश्किल वो था, तो वो था सब्जेक्ट था, और बच्चे खूब फेल होते थे उसमें। ठीक है राइट, तो कैसे करते थे उसको? ठीक है, देखिए क्या है ना, कैसे इनिशियल रेट निकालते हैं। हमने क्या करा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ये रेट है, हमने क्या कंसंट्रेशन। आपको याद है हमने इनिशियल रेट और वो निकाला था, हमने टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे हम। हमने रेट t तरीके से डिफाइन किया था, एक एवरेज रेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट और एक इनिशियल रेट। इनिशियल रेट में बोला था कि हम डिफरेंशिएट करें और फिर टाइम t इक्वल टू क्या पुट कर दें, 0। हमने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है राइट। बट अगर वैसे डाटा गिवन नहीं है, लेट्स सपोज ऐसे का डाटा गिवन नहीं है कि c इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 ऐसे गिवन, तो आपने dc बाय dt कर दिया, तो आपने क्या लिखा 8t प्लस 2 और d इक्वल टू 0 पुट किया, तो आंसर कितना आ गया था 2। लेकिन अगर ऐसे डाटा गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप, ये ग्राफ है, हम क्या करेंगे, ये इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, तो इस पॉइंट को क्या करूंगा, अगर मैं इस पर यहां पे इस पॉइंट पे ये ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं बेटा, इस पॉइंट पे इनिशियल वैल्यू पे टेंजेंट ड्रॉ कर, और इस टेंजेंट का मैं क्या देखूंगा, स्लोप देख लूं, तो मुझे क्या आइडिया लग जाएगा, मुझे बताइए। सर यहाँ पे तो क्या कहते हैं, क्या रिएक्टेंट का कह रहे आपने हो? ग्राफ, मैं कह रहा हूँ आपने रिएक्टेंट का जो ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो हाँ, स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, तो स्टार्टिंग में तो कंसंट्रेशन अपनी 0 ही रहेगी। तो ग्राफ कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन इनिशियल मैक्सिमम रहेगी ना, इनिशियल जो कंसंट्रेशन वो मैक्सिमम रहेगी जब टाइम t इक्वल टू 0 रहेगा। इधर सॉरी टाइम, फिर कंसंट्रेशन आपने 0 करी हुई थी वहां पे। हाँ सॉरी मैंने कंसंट्रेशन लिखा, तो अभी क्या है, तो इसका मतलब क्या है, या रेट वर्सेस क्या कह रहे हैं, सॉरी ये क्या था, कंसंट्रेशन और टाइम का, ये हाँ सॉरी, कंसंट्रेशन और क्या टाइम का ग्राफ था। अब अगर आप देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे टाइम इक्वल टू c पे मैक्सिमम है, तो अगर मुझे क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया था, इनिशियल रेट इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए आपने क्या किया था, स्लोप बनाया किसी t पॉइंट पे, तो इसका मतलब मुझे भी तो स्लोप किस पे चाहिए, टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर स्लोप मिल जाए तो इनिशियल रेट मिल जाएगा। सो दिस मींस मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे क्या करूंगा, एक स्लोप निकालूंगा, स्टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और इस स्टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमारा क्या बनेगा, इनिशियल रेट। तो करते कैसे, हम निकालते कैसे इनिशियल रेट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और फिर क्या करेंगे, टाइम t इक्वल टू 0 पे बिल्कुल टॉप पे जहां पे ग्राफ होगा, ठीक है ना राइट, वहां से क्या ड्रॉ करेंगे, सर इन, सर हाँ जी। अब ये क्या कहते हैं, रिएक्टेंट की नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा। मान लो जैसे अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके पकड़ लेते हैं उसको। इसमें बेटा, अरे जो भी चेंज होगा बेटा वो तो आपने ग्राफ में प्लॉट कर ही दिया होगा ना। नहीं, अगर जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, हाँ, अब उसका टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहेगा एट ए मतलब इन्फिनिटी पे जाके, तो वहां पे हम उसका रेट कैसे डिफाइन करेंगे? इंफिनिटी पे, अरे बेटा आपको तो इनिशियल रेट चाहिए ना, माना अगर आपके पास किसी का स्लोप ऐसे होगा, किसी ग्राफ ऐसे होगा, किसी ग्राफ ऐसे होगा, कुछ ना कुछ ग्राफ तो आएगा ही ना। बट सर मैं पॉइंट मेरा एक ही, जैसे ये भी तो फिर नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा ना एक तरीके से। नेचर पे, देखिए तो ग्राफ डिपेंड करेगा नेचर पे ना बेटा,
तो रेट भी नेचर पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है। अगर आपने कोई रिएक्शन मॉलिक्यूलर ले रखी है तो इसका मतलब क्या होगा, वो स्लो हो रहा होगा। लेट्स सपोज आपने H2 और O2 रिएक्शन लेके वाटर बना दिया, तो H2 और O2 विग्रेसली रिएक्ट करेगा, रेट बहुत फास्ट होगा, तो उसका स्लो बहुत बहुत स्टीप होगा। और अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लोली चल रही है तो उसका स्लो ग्रेजुअल होगा। तो वो तो जो चेंज आप देखना चाहते हैं वो तो ग्राफ में आ ही जाए। हाँ, और स्लोप तो हमेशा ही आप वही लोगे ना, चाहे नेचर ऑफ रिएक्शन कुछ भी होगा। सर इनिशियल वाला तो समझ में आ गया मुझे। तो जब स्लोप चेंज हो जाएगा तो स्लोप ही आपको रेट भी बता देगा कि स्लो रेट ग्रेजुअल है कि स्लो है या फास्ट। कंसंट्रेशन इंफिनिटी पे चलेगी, मतलब इंफिनिटी मतलब कंसंट्रेशन है इंफिनिटी पे कहां जाएगी, ठीक है राइट। सर उसका मतलब है तो टाइम हमने इन्फिनिटी पे चला गया तो। बोला था बेटा, ठीक है ना राइट, कि जो रेट आप क्या होगा, आप कंसंट्रेशन इंफिनिटी कर दोगे, क्या रेट इंफिनिटी हो जाएगा? मैंने क्लास में बताया था, नेवर। एक लिमिटेशन है, एक लिमिट है कि आप कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ा दोगे, रेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप कंसंट्रेशन और करते जाओगे, ऊपर जाएगा। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट ही करोगे ना। नेक्स्ट तो आप लैब में परफॉर्म एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली सोचिए ना। दो ही जो चैप्टर है बेटा केमिस्ट्री में, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जब कभी भी जॉब करने जाओगे। एक ये चैप्टर और एक थर्मोडायनामिक्स, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला आपको कहीं। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब आप लैब में जाओगे तो क्या इनफाइनाइट ले लोगे आप वो इसकी कंसंट्रेशन, कुछ ना कुछ तो लोगे। इनफाइनाइट कितना, 1 किलो ले लिया आपने, 2 किलो ले लिया, 10 किलो ले लिया, एक पूरा पूरा बोरा ले लिया पूरा, कुछ तो लेंगे ना बेटा, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, ठीक है राइट। तो इनिशियल, हमेशा जो इनिशियल रेट है बेटा ऐसे ही निकाल के आपको t इक्वल टू 0 पे क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना, मतलब क्या प्लॉट करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और वो जो टेंजेंट का क्या है, जो स्लोप आएगा वही हमारा क्या होगा, रेट। ठीक है, तो प्लीज इसको लिख लेंगे बेटा, ये जो लिख दिया। सो दिस इज आवर देखिए। तो चलिए बेटा हम एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना राइट, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है राइट, तो आप प्लीज ट्राई करिएगा क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने बताया बेटा, आपको अप्रोच भी ऐसे ही करना है, ठीक है राइट। एक क्वेश्चन या तो करके बताऊंगा आपको, ठीक है राइट, फिर अपना आप ट्राई करें। आपको बिलीव नहीं करेंगे, 4 महीने हमें लगा एक रिएक्शन को ऑर्डर फाइंड करने में। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, और हफ्ते में 2 या 3 दिन हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे। 4 महीने बाद हमें पता चला उसका ऑर्डर क्या है। आपको क्या लगता है ये इजी है? इजी नहीं है बेटा, लेकिन राइट, ये एक दिन की बात नहीं कि हमने गए और हमने ऑर्डर फाइंड कर दिया। हाँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हमारे हमें टीचर ने बोला कि ऑर्डर फाइंड करो, हमारा प्रोजेक्ट है, एक रिएक्शन दे दी उसने, उसने बोला ऑर्डर फाइंड करो। हम थक गए उसको करते करते, कभी कुछ ऑर्डर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट रीडिंग आ ही नहीं रही। बार बार ग्राफ बार बार कर रहे, बार बार कर रहे, लेकिन बस कुछ 4 महीने लग गए हमें कम से कम उसको ये फाइंड करने में, उसका ऑर्डर। तो इजी नहीं है बेटा ये, है ना, ठीक है ना, आसान नहीं है कुछ भी राइट। किसी कोई भी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। बहुत बार आपने क्या करा, चेंजेस, कंडीशन चेंज हो गई, कुछ हो गया, ठीक है ना। लेट्स सपोज आपने क्या है, आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, तब तो इतनी वॉल्स भी नहीं होती, स्टॉप वॉल्स भी नहीं होती थी, ठीक है ना, कि आपने फटाफट देख लिया अच्छा इतने मिनट में इतने सेकंड में ये किया है। क्योंकि आपने जैसे सेकंड चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, तो तुरंत क्या चेंज हो गया, रेट। तो इट शुड बी वेरी एक्यूरेट। तो डाटा फॉर द रिएक्शन गिवन है बेटा हमें a plus b gives c बेटा, एक रिएक्शन गिवन है a plus b gives c, हमें डाटा गिवन है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसे डाटा हम लोग लिख देते हैं राइट। a नॉट का मतलब बेटा इनिशियल, और b नॉट का मतलब बेटा इनिशियल, और इधर क्या बेटा इनिशियल रेट है, क्या है इनिशियल रेट, क्या है एक्सपेरिमेंट a नॉट और b नॉट और इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है आपको।
ठीक है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू 0.012, ये है 0.035 और ये 0.10 बेटा। सेकंड में है 0.024 और ये 0.070 और ये 0.80। थर्ड है बेटा 0.024, ये है 0.035 और 0.10। फोर्थ डाटा है बेटा 0.01 और 0.07 और 0.80। हमें ऑर्डर निकालना है इसका। कैसे करेंगे हम इसमें, कैसे करेंगे बच्चों बताइए, हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। मैं करके बता। सर रेट और रेट कांस्टेंट का ग्राफ प्लॉट करके। ओके, देखिए क्या करना है, क्या है बेटा, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है बेटा। ग्राफ का प्लॉट कर चुका है, आपको सीधे रीड करके आंसर बताना है बेटा। सो आप देखिए मैंने क्या किया था, मैंने जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा था एक को कांस्टेंट करके दूसरे को क्या करेंगे, वेरी करेंगे और रेट से देखेंगे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं अगर क्या करता हूं, मैं अगर एक्सपेरिमेंट आप सोचिए कि मैं एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को लेता हूं, क्या लेता हूं 2 और 3। तो 2 और 3 को देखिए, एक कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए सभी लोग, बेटा इंपॉर्टेंट है, ए कांस्टेंट है और क्या करा, बी क्या करा हमने, हाफ कर दिया। तो रेट पे क्या फर्क पड़ा, उससे हम निकाल सकते हैं कि क्या होगा अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूं तो r इक्वल टू a टू द पावर n और b टू द पावर क्या बेटा n। सो दिस मींस मैं क्या ले रहा हूं, ये क्या है, इसको लिख रहा हूं मैं r1 r2 r3 और क्या बेटा r4, ये लिख रहा हूं, ठीक है। सो दिस मींस मैं क्या ले रहा हूं, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 ले रहा हूं, चलिए हम इसमें 2 8 कितना 3। तो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को आप क्या लिखते हैं, 0.80 k into 0.24 की पावर n और 0.70 की पावर कितना बेटा n, और एक्सपेरिमेंट जो 3 लेते हैं वो क्या लेते हैं, पॉइंट कितना, रेट कितना है 0.10 into k, 0.24 की पावर कितना बेटा n और 0.035 की पावर कितना n। अब मुझे बताइए बेटा, ये तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से। तो मुझे बताइए बच्चों n की वैल्यू क्या है, बताइए क्या है n की वैल्यू। आएगी 3। सो द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है 3। कैसे 3 आएगा बेटा, 3 कैसे आ गया, 0.035 लिखा हुआ है आपने वहां पे। 0.03 आएगा बेटा। नहीं, आपने वहां पे 0.035 लिखा हुआ है ना। हाँ जी बेटा, 0.035 में क्या देगा आंसर, सर 0.35 आएगा। 0 अगर पॉइंट, अगर आपने ये 0.035 क्यों है लिखा बेटा, 070 था बेटा, अब सही है। ये था। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 2, ये कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आएगा 1/2 आएगा ना, ये 2 आएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा m, है ना, राइट। तो ये m की वैल्यू कितनी है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर m, m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 20। क्लियर। और अगर मुझे a लेना है तो कौन सा एक्सपेरिमेंट लूं, कौन से लूं, अगर a को करना है तो अब b को कांस्टेंट मान लें, तो हम कौन सा ले लें, 2 और कौन सा ले लें 4 ले लें। तो 2 और 4 में क्या बेटा b कांस्टेंट है, तो बताइए क्या रहता है
जब मैं 2 और 4 को लूंगा बच्चों तो बताइए n की वैल्यू कितनी है? सर 0। कितनी आएगी? 0। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमने कंसंट्रेशन चेंज किया, बट क्या रेट पे कुछ फर्क पड़ा? नो सर। हमने क्या करा, जब कंसंट्रेशन एक है चेंज भी तो कांस्टेंट कर लिया। अब हम इस बार कौन सा ले रहे हैं? नाउ वी आर टेकिंग एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट कितना बेटा? 4। वी आर टेकिंग एक्सपेरिमेंट कितना? 2 और 4। तो एक का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो एक ही कंसंट्रेशन चेंज करी, बी को कांस्टेंट माना, तो क्या था बच्चों? रेट तो सेम रहा। सो दिस मींस n की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो व्हाट इज द ऑर्डर बेटा? तो ये रेट फॉर क्या हो जाएगा? r is equal to k, a to the power k होगा 0 और b to the power k होगा 3। तो आप हमेशा ही ऐसा करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, तो अगर 3 है तो 3 के साथ ऐसे करेंगे, 2 है तो 2 के साथ ऐसा। क्लियर है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान के एक को वैल्यू करना है और फिर दोनों को डॉट डिवाइड करके m और क्या निकाल देना बेटा? n की वैल्यू। क्लियर बच्चों? फर्स्ट क्लियर? यस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेथड बेटा? कैसे क्या कहता है, कैसे करना है? और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, राइट? इजी है ये बहुत, पर गलती नहीं करना। कब कर दे? ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन और देखेंगे। a plus 2a plus b2 gives ab। Calculate the question होगा, calculate the order of reaction, calculate the order of reaction and write rate law expression, and write rate law expression। आपको डाटा गिवन है बेटा, ए नॉट, बी नॉट और इनिशियल रेट का। चलिए बेटा इसका आपको ऑर्डर निकालना है, एम और एन निकालना है। चलिए 0.015, 0.09, 0.05, 0.13, 0.15, 0.4। विभोर बेटा समझ में आ रहा है आपको? विभोर, विभोर क्लियर है आपको? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। क्या कहते हो बेटा? 1।
सर वहाँ पे 1.08 है, क्या कह रहे हैं बेटा दिवांश? वो 1.08 ही आएगा वहाँ पर। 1.08। हाँ जी बेटा 1.08 ही गिवन है बेटा। एक सेकंड बेटा रुकिए। तो क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे 0.0। तो अगर हम ये दोनों रिएक्शन लेते हैं, करीब में करके लिखता हूँ, तो 0.015 कितना बेटा? कोई दिक्कत नहीं, कर लो बेटा। 0.015 अपॉन 0.09 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो ये क्या हो गया? अगर मैं r इक्वल टू a की पावर n और b की पावर क्या बेटा n, तो ये n हो गया। ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो कैंसिल हो गए, और ये आ गया कितना? 1.18 10 to the power -3 और 1.08 into 10 to the power -2। क्या कह रहे हो? तो ये कितना आ गया? 1/6 और ये भी 1/6 ही है। 5/3 आ रहा है। सर सही करा आपने, 1/6 किया है, नहीं 1/6 नहीं। 1/6 नहीं आ रहा है क्या बेटा? ये नहीं आ रहा है? ये कितना हो जाएगा अगर इसको लिखेंगे? तो ये 0.15 और ये कितना हो गया बेटा? 9 है ना? 1.5 बाय 9। हाँ तो कितना हो गया? 1/6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है राइट। और जब आप दूसरा सॉल्व करेंगे बेटा तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो जब आप इन दोनों को लेंगे बेटा, सॉरी इस बार आप किसको लें? फर्स्ट और इसको लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट में ये सेम हो जाएगा बेटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1.8 into 10 to the power -3 अपॉन 5.4 into 10 to the power -3। ये हो गया। और यहाँ कितना हो गया? 0.15 अपॉन 0. क्या बेटा? 45 की पावर क्या बेटा? ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। कितना? 1/3। ये भी कितना हो गया? 1/3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो और सही बात। दिस मींस a भी 1 बेटा और m भी कितना? So what is the overall order बेटा? 2। कितने overall order कितना हो गया? क्लियर है बेटा? सर मैं लीव कर रहा हूँ, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने हाँ जी वाली बेटा लीव करिए बेटा, हमने क्लास एंड कर लेंगे। ठीक है क्लियर है बेटा? राइट। तो इनिशियल मेथड कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है तो मैं आपको लिख के भेजूंगा बेटा कि कौन कौन से क्वेश्चन इनिशियल मेथड पे वो आप जरूर ट्राई करना और कल डाउट डिस्कस करना। ठीक है क्लियर है? ठीक है बिफोर आपको भी करने बेटा सारे क्वेश्चन जो मैंने मेंशन करके भेजे थे बेटा, लिख के भेजे थे। आई होप आप कर रहे होगे बेटा। ठीक है राइट। अगर आपको इन केस कभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप क्लास बीच में भेज सकते हैं, मुझे अलग से भी भेज सकते हैं। मुझे लगेगा कि नहीं यार ये बता दूं मैं, मुझे क्या स्टाइल में बताने के लिए तो जरूर बताऊंगा। ठीक है राइट। तो आप वैसे भी भेज सकते हो कोई डाउट है तो। क्लियर है राइट? ठीक है क्लियर है बेटा? राइट ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।